हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और इस चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इसका थियोरेटिकल पार्ट बहुत थोड़ा सा है जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मेन पार्ट है इसका वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है और जिसमें क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या होता है? The electric potential of a point in an electric field is defined as the work to be done to move a unit positive charge from infinity to that point। सीधा सा आप याद रखेंगे, अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से, या ये कह दें कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर अगर हम लेकर आते हैं तब जो वर्क किया जाएगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमें पता है कि सर्किट जो होता है हमारा, हम ये जानते हैं कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। यहाँ पर हमने ये सेल लगा दिया और इधर हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। हमें पता है जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब ये सेल जो होता है इसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? V। अब होता क्या है कि हम ये जानते हैं कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में सर्किट में या वायर में जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव की जो डायरेक्शन होती है वो करंट के ऑपोजिट होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, मान लीजिए यहाँ वायर में कोई इलेक्ट्रॉन था, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा। इस चार्ज को मूव कराने में कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप सीधे डेफिनेशन इसकी याद रखेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो सीधा हम बोल सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन में Q। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। अब ध्यान रखेंगे, ये जो वोल्ट इसकी यूनिट है, हम इसको आप ये जानते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारी? कूलाम। तो इसकी एक और यूनिट आ जाती है जूल पर कूलाम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा हमारा? 1 जूल पर कूलाम के इक्वल होगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ आपको एक सर्किट दिया हुआ है और उसमें बल्ब वगैरह जला रखा है, ये नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में आपको पता चलेगा। द बल्ब विल ग्लो और द मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन ऑफ द लिक्विड इन द बीकर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक लिक्विड लिया हुआ है और लिक्विड में दो वायर्स हमने लगा रखी हैं और बैटरी लगा रखी है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं हम ये देखेंगे बल्ब जल जाता है, लेकिन ये तभी जलेगा जब जो हमने लिक्विड लिया हुआ है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा? अगर वो इलेक्ट्रोलाइट, या हम ये कहें इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। जैसे सॉल्ट वाटर अगर हम ले लेते हैं, या कोई एसिड ले लेते हैं, या कोई बेस ले लेते हैं। वहीं अगर हम इसके अलावा और कोई लिक्विड ले लें, सपोज अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं या ग्लूकोज ले लेते हैं, तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगा। इसके बाद ग्रेटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल और ब्राइटर द लाइट बेटर इज द कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड। ये बल्ब जितना ज़्यादा ब्राइट जलेगा उतना ज़्यादा हम ये बोलेंगे कि वो गुड कंडक्टर है जो हमारा लिक्विड है। यहाँ पर करंट के बारे में अभी नहीं बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, करंट का एक फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम, यानी Q अपॉन में T। यानी चार्ज को सर्किट में फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट कहते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? A, जिसको हम A से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और करंट की दो छोटी यूनिट भी होती हैं, एक होती है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर होती है हमारी स्टूडेंट्स 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर। और मिली एम्पियर बताएं अगर किसी बच्चे को पता है तो, मिली एम्पियर होती है 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर। तो ये दोनों छोटी यूनिट्स आप याद रखेंगे। अब दो आपको दे रखे हैं गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर कौन कौन होते हैं। तो लेमन जूस, विनेगर, एसिड सॉल्यूशन सारे, बेसिक सॉल्यूशन सारे, सॉल्टी वाटर, ये सारे गुड कंडक्टर हैं। जबकि कोल तार, डिस्टिल्ड वाटर, हनी, वेजिटेबल ऑयल, कैरोसिन, ये सारे क्या होते हैं? हमारे बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग लिक्विड जितने भी सारे होते हैं उन सबको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज द केमिकल रिएक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर ओम्स लॉ। तो यहाँ पर अभी हमने इतने टॉपिक में दो मोटी मोटी बात आपने याद रखनी है। एक तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, ये आप जरूर याद रख लेंगे। अब आएगा हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का देखो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ वाला टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप पूरा बहुत अच्छी तरीके से करें। Under constant physical condition, that is constant temperature and pressure, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। क्या दिया हुआ है आपको इसमें?
कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम देखेंगे, जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, V के, या हम उल्टा करके अगर लिख देंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारा लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं R। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं V इक्वल टू IR। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, V इक्वल टू IR ही क्या होता है हमारा ओम्स लॉ। स्टेटमेंट हम ऊपर देख चुके हैं। R यहाँ पर क्या होता है, R को हम एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। याद रखेंगे, R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ऑब्वियस सी बात है, पूरे साल भर आपने पढ़ा है, आपको इतना तो पता ही होगा। यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिया हुआ है I और V के बीच में। अब इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको, पहले हम ग्राफ को देखते हैं। आपको इधर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है करंट I और नीचे दिया हुआ है वोल्टेज V, और इनके बीच में ग्राफ। हमेशा याद रखेंगे, अगर पेपर में क्वेश्चन ओम्स लॉ का 2 नंबर का या 3 नंबर का भी अगर आता है या इससे ज़्यादा का आता है, आप चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये ग्राफ आप ज़रूर बना कर आ जाए। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इस ग्राफ को बनाने में, भले ये डिजिट आप लिखे या ना लिखे, लेकिन एक ग्राफ आपने ज़रूर बनाना है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि V इक्वल टू था हमारा IR। अब अगर हमसे R की वैल्यू पूछी जाती है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन में I। ठीक है ना। क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि ग्राफ आपको दिया जाता है और उसमें पूछता है कि बताओ R की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपने पता है क्या करना है, इसमें कोई सी भी अपने आप से 2 वैल्यूज़ चुन लेनी है। जैसे देखो, मान लो मैं वोल्टेज की वैल्यू चुन रहा हूँ 4, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीध में आप देखेंगे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो R का फॉर्मूला लगा दो V बटे में I, यानी कि 4 बटे में 2, तो आंसर आ जाएगा कितना, 2 ओम। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 10 ले लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी, 5, तो 10 बटे 5 अगेन ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इसके क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई 1 ओम क्या होता है, 1 ओम की डेफिनेशन बताओ, तो 1 ओम हम कब बोलेंगे, जब सर्किट में 1 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा हो, 1 वोल्ट की वोल्टेज हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तब जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, 1 ओम कह देंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक रजिस्टर। रजिस्टर 2 तरीके के होते हैं। ओमिक रजिस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स विच फॉलो द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड ओमिक रजिस्टर्स। मतलब जिसमें ओम्स लॉ जो होता है वो एग्जैक्टली फॉलो होता है, यानी कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, तो इनको ओमिक रजिस्टर्स कहते हैं। वहीं कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं या रजिस्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको हम नॉन ओमिक रजिस्टर्स कहते हैं, जैसे LED, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, बल्ब, फिलामेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट, जिसको मेजर किया जाता है किसमें, एम्पियर में। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द करंट। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी अगर सर्किट है उसमें जो करंट होता है वो फ्लो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बैटरी इसमें इधर लगी हुई है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो हम कह सकते हैं कि लो पोटेंशियल पर होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई पोटेंशियल पर होता है। Next, when a battery is not connected to any circuit, the potential difference across the terminals of the battery is equal to the EMF of the battery. अगर सर्किट में कोई भी बल्ब नहीं लगा हुआ या कोई भी अप्लाइंस अगर हम नहीं जला रहे, या मान लो सेल अगर यूज़ नहीं हो रहा, तब जो उसकी पोटेंशियल होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, EMF कह देते हैं, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं और हमें जिस वैल्यू के रजिस्टर्स हैं हमारे पास, हमें वो नहीं चाहिए, हमें कोई और दूसरी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन रजिस्टर्स को कंबाइन कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। 2 तरीके का ये कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज़ और पैरेलल। अगर रजिस्टर सीरीज़ में लगाए जाते हैं तो इनका फाइनल जो फार्मूला आता है वो होता है R1 + R2 + R3। इसका डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में भी आपको दिया हुआ है या आपके नोट्स में भी दिया हुआ होगा, तो आप इजीली इसको ज़रूर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम इसको न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आता है हमारा, आप ये सब पहली बार नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। हम 1 शॉट में वीडियो ये इसलिए ले रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आपको काफ़ी कुछ आता है, ठीक है ना, ये एक रिवीजन हो रही है जस्ट। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है तो ये फॉर्मूला होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो
आगे न्यूमेरिकल्स इसके आएंगे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा ये। अभी हम थ्योरी वाला पार्ट है तो थोड़ा सा वो कम होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ बताता है कि कोई भी अगर सर्किट है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर हीट डेवलप होगी, और ये जो हीट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं कि कितने टाइम तक इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तीनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो H का एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारा I²R इंटू में T, H इक्वल टू I²RT। इसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं, सॉरी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बताइए लिख सकता हूँ या नहीं? भाई I² था, अलग अलग करके लिख दिया मैंने। अब IR जो है वो किसके बराबर होता है? V के बराबर होता है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, तो इससे एक और फॉर्मूला आ जाएगा VIT। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि H को VIT के बराबर क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो फॉर्म्स हमें इसकी देखने के लिए मिल गई। एप्लीकेशंस अगर हम देखेंगे इसके, तो इसको हम इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, फ्यूज़ वायर, बल्ब, हीटर, गीज़र, इन सब में यूज़ करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ज़रूर ध्यान रखें, पेपर में इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। पहला सवाल कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मेटल है। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर चाहिए उस वायर को मेल्ट होने के लिए, तो ईजिली क्या है हम इसको यूज़ कर पाते हैं। दूसरा सवाल, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं, हीटिंग डिवाइसेस में किसका यूज़ किया जाता है, या हीटिंग एलिमेंट्स की जो कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है? तो आप याद रखेंगे हीटिंग डिवाइसेस की जो कॉइल होती है वो एलॉय की बनी होती है, जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीम। सवाल आता है क्यों एलॉय की क्यों बनी हुई होती है? तो इसके 3 रीज़न आप याद रखेंगे। पहला, एलॉय हैज़ हाई रेजिस्टिविटी देन मेटल। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से ज़्यादा होती है। दूसरी बात, दे डो नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। एयर में जब इनको हम रखते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, मतलब एयर से रिएक्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली तो क्या होता है, अगर ये मेटल अगर होती तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते और आग लग जाती हीटर जलाने पर, लेकिन क्योंकि ये एलॉय के बने हुए होते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। और तीसरा हम ये बोल देंगे इनका हाई क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो तीनों क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। इसके बाद एक आता है हमारा फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर जो होता है, हम घरों में एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, तो याद रखना उसका जो वायर होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। सीरीज़ में उसको कनेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के साथ सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। एक सेफ्टी डिवाइस होती है हमारी ये फ्यूज़ वायर। इसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? किस रेट से हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर, या सीधा हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक पावर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, तो इन तीनों फार्मूलों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। पावर होता है VI/R और V²/R, एक ही फॉर्मूले से वैसे ये बने हैं। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, ध्यान रखनी है आपने। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी कौन सी? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे, पावर की एक और यूनिट होती है HP, 1 HP। और 1 HP आप बताएं कितने वॉट के बराबर होता है? जल्दी से, जिन बच्चों को पता है मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। मेरा सवाल है 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? जिनको पता है जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप अपना कमेंट सेक्शन में जवाब लिखें, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, 1 हॉर्स पावर ये होता है हमारा 746 वाट के बराबर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो दोनों तीनों बातें आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 1 शॉर्ट रिवीजन इसकी यहाँ पर हमने की है। बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है, थ्योरी वाला पार्ट इसका छोटा सा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, वो आज ही आएगी। हो सकता है 2 घंटे बाद वो वीडियो आप लोगों को मिल जाए जिसमें हम न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस करेंगे। तो इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।